और क्योंकि आज बात हो रही है, चर्चा चल रही है सिंहासन की, कौन राजगद्दी पर बैठेगा, और इसलिए लगातार जो है वो अपडेट आपको दे रहे हैं, चाहे टैली के माध्यम से हो जो आप आपकी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चर्चा आज फर्स्ट इंडिया स्टूडियो में भी चल रही है। लेकिन बहुत कुछ अभी मंथन की, चिंतन की जरूरत है। अगर खास तौर पर कहें तो कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ी जरूरत बन जाती है। हमारे गेस्ट यहां पर लगातार बने हुए हैं। आपको बता दें, आरसी चौधरी जी कांग्रेस नेता, वहीं डॉक्टर सीबी, माफ कीजिएगा, संजय माधव वामदल से, और अशोक जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरसी चौधरी जी का रुख करते हैं। आरसी चौधरी जी, क्योंकि इससे पहले तमाम प्रवक्ता भी मौजूद थे कांग्रेस से, और सवाल उनसे लगातार यही थे कि लेग कांग्रेस कहां कर रही है। अब आपसे सवाल यह है, क्योंकि वाम तो फिर भी त्रिपुरा में नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस के लिए तो मुश्किलें लगातार बढ़ी हैं। तीनों राज्यों की बात कर लें। मेगा निश्चित रूप से लोकतंत्र के अंदर चुनाव चाहे किसी भी जगह का हो, किसी भी स्थान का हो, चाहे छोटे राज्यों का हो, नगर पालिका का हो, नगर परिषद का हो, हर चुनाव महत्वपूर्ण रखते हैं। लेकिन तमाम जो चुनाव होते हैं उन चुनाव के अंदर अलग अलग मुद्दे होते हैं, चाहे राज्य के हों, चाहे लोकल बॉडीज के हों, चाहे देश की संसद के हों, और उन मुद्दों पर निर्भर करता है। आपने निश्चित रूप से जिक्र किया कि वाम तो वहां पे दिख रही है। त्रिपुरा के अंदर जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी अलायंस के अंदर जब सरकार बनाई थी, और वहां पे किसकी स्टेच्यू को उन्होंने ढहा, और उसके बाद में देश के अलग अलग हिस्सों पे किस विचार पे हमला हुआ। मैं ये सोचता हूं कि देश की जो ताकत है वो है कि देश के अंदर अलग अलग विचारों की एग्जिस्टेंस रही है। किसी भी विचार को अगर जनता प्रतिनिधित्व देती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उस आक्रोश के अंदर दूसरे विचारों को ध्वस्त कर दें। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि पुनः ये जो चुनाव हो रहे हैं, उन चुनाव के जो नतीजे 2018 के अंदर जो थे और आज 2023 के अंदर पुनः अगर तुलनात्मक रूप से कंपैरिजन करेंगे तो आप देखेंगे वहां पे राष्ट्रीय दलों का ज्यादा महत्व नहीं रह जाता। जो लोकल दल हैं, क्षेत्रीय जो दल हैं, उनके क्षेत्रीय मुद्दे हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, इश्यूज हैं, उनको लेके क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। 2018 में भी बीजेपी अच्छी खासी बढ़त पर थी, अच्छी सरकार बनाई थी, अच्छे जो सरकार की तरफ से था। तो वहीं दूसरी तरफ अगर अभी बात कर ले तो अभी भी अच्छी खासी बढ़त बनी हुई है बीजेपी की। निश्चित रूप से मेगा, मुझे याद है न सिर्फ उन 3 राज्यों का, हमें उन छोटे छोटे कई राज्यों का ध्यान है। हमें वो राज्य भी ध्यान में है जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ 2 सीटें थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। सरकार कैसे बना लेती है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी की चाल चरित्र और चेहरे की जो बात करने वाली, पार्टी विद डिफरेंस की बात करने वाली, जब जनता नकार देती है और 2 विधानसभा सीटें रही और उसके बावजूद अगर वो सरकार बना लेती है, और उसे आप ये कहें, इससे पहले भी जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता थे उनके वक्तव्य आते थे कि जनता जनादेश दे या ना दे, हम वहां पे सरकार बनाएंगे। इसलिए छोटे छोटे दल हैं, किस प्रकार से बहुमत का आंकड़े के आधार पर सरकारें बनती है, और आप ये नहीं बताएंगे देश के अंदर कि 2 विधानसभा की सीटें आई हो और उसके अंदर सरकार बनाई हो। ये तो कितना बड़ा जादू है। ये जादू भारतीय जनता पार्टी जानती है कि जनता के जनादेश को कैसे कुचला जा सकता है। तो ये जादू कांग्रेस क्यों नहीं जानती है? हाँ, आपने ठीक कहा कि ये जादू कांग्रेस क्यों नहीं जानती, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जनता सबसे बड़ी चीज होती है, और जनता जिस चीज को देती है उसका सहृदयता से सम्मान करना चाहिए। अगर जनता विपक्ष में बैठने का दायित्व देती है तो आपको विपक्ष में बैठना चाहिए। सत्ता के लिए इतना उत्साह नहीं होना चाहिए, सत्ता लोलुप नहीं होना चाहिए, इतना सत्ताग्रही नहीं होना चाहिए कि हमें तो हर हाल में कुर्सी चाहिए। ये राजस्थान में भी हमने देखा था, मध्य प्रदेश में भी देखा, गोवा में भी देखा, और जहां आप जिन राज्यों का जो जिक्र करें वहां पे बड़े बड़े दलों को अपने अंदर मर्ज कर लिया जाता है। किस प्रकार से जो विधायक है उनकी सदस्यता को निरस्त करा दिया जाता है, सदस्यता से इस्तीफा दिला दिया जाता है। जनता का सम्मान कीजिए, जनता के जनादेश का सम्मान कीजिए। आप 2 विधायकों के साथ विपक्ष में बैठते, जनता की आवाज को मुकर करते, लेकिन तो आप सत्ता में आ गए। अगर इस बार आप विपक्ष में आते हैं, मानते हैं कि जनता ने आपको फिर हरा दिया? मैं कहना चाहूंगा, निश्चित रूप से जो विधानसभा के जो आंकड़े हैं आप उनको तुलना करेंगे और कहेंगे तो ये तो आंकड़े सबके सामने सार्वजनिक पटल पे हैं। जनता ने जो जनादेश दिया है हमें उसे सहर्ष स्वीकार करना है। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के अगर नतीजे देखेंगे और वहां पे हमारी कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी थे, अगर उनके मतों का प्रतिशत देखेंगे तो आप निश्चित रूप से कहेंगे कि हम कहां पे खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी कहां पे खड़ी है। तो पहली बार चुनाव टीएमपी लड़ रही है, और वो भी रुझानों में 12 सीटों पर है, यानी कि टीएमपी को, यानी इस पार्टी को भी जो पहली बार लड़ती है। हालांकि ये क्षेत्रीय पार्टी है, कांग्रेस से ही अलग हुए हैं ये, लेकिन क्या किंग मेकर ये होंगे? एक्स फैक्टर जो है क्या वो यहाँ पर कार्य करेगा? ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस से ज्यादा टीएमपी को यहाँ पर रुझानों में आगे बढ़ते हुए आप देख लेते हैं। वामपंथ हालांकि इस बार अच्छा कर रहा है, लेकिन कांग्रेस और वामपंथ को आखिर
हालात चल रहे हैं। विपक्ष की बात करते हैं कि जब इस तरह बीजेपी कार्य करती है तो विपक्ष को एक होना पड़ेगा, लेकिन अब आगे आने वाले टाइम में क्या कुछ परिणाम कहते हैं, ये बड़े सवाल उठते हैं। नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों के ये नतीजे पे आज चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। एनपीपी लगातार बढ़ती हुई, भाजपा को नागालैंड में बहुमत है, तो वहीं बहुमत को लेकर भाजपा त्रिपुरा में कहीं ऊपर नीचे जरूर नजर आ रही है। टिपरा मोथा पार्टी यानी टीएमसी के साथ बातचीत भी इसलिए चल रही है। रुझानों में टीएमसी ने शानदार प्रदर्शन किया है और पहली बार चुनाव लड़ रही टीएमसी को रुझानों में 12 सीटें मिली हैं। तो मेघालय में एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी और बहुमत का पेच यहीं पर फंसा हुआ है। और बीजेपी नेता मनीष पारिक जी भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, पार्टी लगातार प्रदर्शन अच्छा कर रही है, लेकिन जो सुबह परिस्थितियां नजर आ रही थी, कहीं टिपरा मोथा की वजह से, एक्स फैक्टर की वजह से बीजेपी को नीचे डाउन होना पड़ रहा है। नहीं, मैं समझता हूं कि अभी तो इट इज नॉट राइट टाइम टू कमेंट एनीथिंग। ये तो कुछ चलेगा अभी घंटे 2 घंटे बाद, लेकिन जो बड़ी बात है बेखा वो ये कि अगर हम ये बात देखेंगे कि सीरियस एफर्ट माननीय मोदी जी ने 7 सिस्टर्स एरिया में किया, जो पहले आतंकवाद, नक्सलाइट्स, बोडो आंदोलन, ये वो बातों में चली थी, लालच की राजनीति चल रही थी पिछले 70 साल से। उसके बाद ये पहली बार राष्ट्रवाद की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जो बड़े बड़े काम मोदी जी ने करे हैं, उसके प्रति समर्थन लोगों ने दिखाया। ये सही बात भी है, जो लालच होते हैं वो थोड़े समय के होते हैं। कांग्रेस पार्टी या अन्य पार्टियां जो वहां उनके सहयोग में काम करती थी, उनको ये इन प्रकार भारत में बनाए रखने के लिए, या मान लीजिए कि जो भी कोई लालच है वह उन सबको देने की कोशिश करी। लेकिन माननीय मोदी जी ने जो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाया, उसको भारत का पार्ट बनाया, उसकी तो भूरी भूरी प्रशंसा सब लोगों ने करी है। एक बात, जहां तक गणित का सवाल है, ये चूंकि ये जो गणित है वो निर्दयी होती है। कई जगह पर छोटे छोटे विधानसभा है, उनमें कई जगह पर कुछ हो सकता है, लेकिन त्रिपुरा में, मेघालय में और नागालैंड में और अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जड़ें मजबूत की है। एक दूसरी बात, उसके अटैचमेंट के कारण भारतीय जनता पार्टी के वहां पर प्रभावी बनने के कारण उस इलाके के लोगों को वास्तविक लाभ पहुंचा है, जिसको हम कह सकते हैं कि सार्थक तरक्की है वो वहां हुई है। तो मैं समझता हूं ये भारतीय जनता पार्टी की जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं उनका साथ क्यों देना पड़ता है? और अगर एनपीपी की बात कर लो, आप मेघालय में वो सबसे आगे चल रही है, फिर क्या विकास का मुद्दा जो है वो बहुत ज्यादा क्षेत्रीय पार्टी के सामने नहीं चल पाता है बीजेपी का? नहीं, 2 बातें हैं इसमें। बात यह भी है कि उनको लगता है कि ये तो हमारे साथ है ही, और दूसरी बात जो लोकल लेवल पे छोटे, चूंकि चुनाव बहुत छोटे छोटे हैं और स्टेट में जो विधानसभा असेंबलीज हैं वो बहुत छोटी है, तो उनमें छोटे छोटे कई फैक्टर काम करते हैं। जो वहाँ के पंच सरपंच है, पंचायती राज के चुनाव के लोग हैं, वो इफेक्टिव होते हैं, तो उसके कारण से उनको लगता है कि ये व्यक्ति हमारे करीब है। अंतोदगत्वा राष्ट्रीय पार्टी का लाभ केंद्र में मिल रहा है। एक दूसरी बात, अगर लोकलाइज के एस्पेक्ट पे काम करते हैं तो वो जो डबल इंजन की सरकार है उसका लाभ मिलेगा। इस चीज को बीजेपी ने पूरी शिद्दत के साथ प्रस्तुत किया, लेकिन मैंने आपको कहा कई जगह पर जातिगत इक्वेशन के नाम पर, या समझिए कि किन्हीं लोगों की गलतफहमी हो सकती है, क्योंकि जो वहां एक भी बात मैं स्वीकार करना चाहूंगा कि जो कोई एंटी नेशनल गतिविधियां भी है, उनमें बहुत सारे लोग कई पड़ोस के देशों से प्रभावित हो सकते हैं। उन लोगों ने जो भ्रमजाल फैलाया होगा उसका भी कुछ जगह पर नुकसान हुआ है। अभी वो धीरे धीरे स्थितियां स्पष्ट होगी, लेकिन ये बात सही है कि माननीय मोदी जी के चरण जब से वहां पर पड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी का जब से वहां पर फैलाव हुआ है, उस एरिया में सार्थक विकास की पहल शुरू हुई है। अगर सार्थक विकास सर हुआ है, तो जब त्रिपुरा का नाम आता है तो पहले नंबर पर राजनीतिक हिंसा में क्यों आता है? जी, मैंने आपको निवेदन किया, कई सालों का काम है। वहां पर जो नक्सलाइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, जो वहां पे, पहले तो आप समझ सकते हैं कि आसाम और इन 7 स्टेट्स में जो भी मूवमेंट थे, वो बोडो आंदोलन हो, चाहे स्टूडेंट्स का हो, चाहे नागा आंदोलन हो, उन सब आंदोलनों को, वहां के आदिवासियों को अलग थलग करने का जो काम हुआ था, उस पर भी वहां पर काम हुआ, और अब उसको करने में कुछ समय तो लगेगा। अलग थलग करने का काम किसने किया सर? जी, निश्चित तौर पर जो पहले सत्तारूढ़ रहे वहां, और इसलिए भी मैंने आपको कहा कि जो कांग्रेस पार्टी देश में शासन करती थी,
वो कुछ लालच के पैकेज बना के रखती थी और वो लालच उनको परोस दिया जाता था, लेकिन अंतोगत्वा युवाओं को मुख्य धारा में लाने का कोई सार्थक काम नहीं हुआ था। और इसी कारण से पूरी 7 सिस्टर्स इस भारत के क्षेत्र में अलग थलग महसूस की जाती थी। मुझे याद है, मैं विद्यार्थी परिषद में काम करता था, सील करके, इनको भी ध्यान है, आप विश्वविद्यालय में उस समय सक्रिय थे, सील के तहत इंटर स्टेट लिविंग का एक आंदोलन चलता था मेगा, जिसमें आसाम और अरुणाचल प्रदेश के कार्यकर्ता छात्र इधर जयपुर में रहने को आते थे 7 दिन के लिए, और 7 दिन के लिए राजस्थान के कार्यकर्ता नागालैंड और वहां पर रहने जाते थे। स्टूडेंट एक्सपीरियंस इन इंटर स्टेट लिविंग इसका प्रकल्प था। तो उस समय से इस लेवल का काम चल रहा है कि आप भारतीय हो, आप भारत के अंग हो, आप भारत माता आपकी माता है, ये उनको उस समय से महसूस कराने की कोशिश हो रही है, तब जाके यहाँ पर कुछ स्थिति आई। जी, क्या कांग्रेस ये विश्वास नहीं दिला पाई कि नॉर्थ ईस्ट भी भारत का हिस्सा है? क्या प्रधानमंत्री मोदी जब वहां पहुंचते हैं उसके बाद लोगों को यह विश्वास होता है कि नहीं, ये हमारे प्रधानमंत्री हैं और भारत भी हमारा हिस्सा है, हम भारत का हिस्सा हैं? मेगा, मुझे लगता है कि इसके लिए कांग्रेस के किसी प्रवक्ता का या किसी व्यक्ति का कहने की जरूरत नहीं है। जो 7 सिस्टर्स की बात भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, अपने संगठन के माध्यम से जिनकी कल्चर्स की एक्सचेंज की जो बात कर रहे हैं, अगर ये हिंदुस्तान के तमाम लोगों को अगर हिंदुस्तानी की नजर से देखते तो शायद ये नौबत नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी बिखराव की राजनीति सदैव करती रही, उस पर आज मैं टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, अगर हिंदुस्तान के साथ में आज वो जिस स्तंभ के साथ में खड़े हैं, जिस चीज की ताकत के साथ में खड़े हैं, अगर उसका कोई श्रेय जाता है तो वो कांग्रेस पार्टी को जाता है। दूसरा, मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी आज भी अपनी जमीन दूसरे छोटे जो क्षेत्रीय दल हैं उनके सहारे तलाशने का प्रयास कर रही है। खुद भारतीय जनता पार्टी का अपना कोई सोच वजूद नहीं है। देखिए, मैं कहूंगा, आप कहेंगे कि वाम के साथ में गठबंधन किसका है, हम तो लगातार कहते आए हैं, ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ी ताकतवर पार्टी बनी है, 40 साल के बाद में बड़े बहुमत की पार्टी केंद्र में बनी है, पूरे देश के अंदर भगवा की परचम की बात करती है, तो ये क्यों भूल जाती है, क्षेत्रीय योगदान को क्यों भूल जाती है? क्या वहां पे निष्पक्ष रूप से, स्वतंत्र रूप से ये बनी हुई है? इसलिए अकेली भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए गठबंधन करती है, सत्ता में रहते हैं और सत्ता के बाद में फिर वापस पुनः गठबंधन के आधार पर चले जाते हैं। और इसके पास में केंद्रीय जो एजेंसियां हैं, हमने देखा कि आज 5000 मेगा, मैं कहूंगा निश्चित रूप से जब किसी तानाशाह से लड़ना हो, जब लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाना हो, संस्थानों को बचाना हो, तो उन तमाम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा जो इस देश के महत्वपूर्ण संस्थानों का निर्माण किया। आज ईडी ने 5000 मुकदमे दर्ज किए। 5000 मुकदमे मेगा, आप जैसे कोई प्रखर पत्रकार हो सकती है, लेखक हो सकती है, साहित्यकार हो सकती है, वो विपक्षी लोग हो सकते हैं जो सरकार से प्रश्न पूछते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे क्यों नहीं मुकदमे दर्ज? क्यों वो ईडी तमाम उस जगह भेज दी जाती है जो इस केंद्र की सरकार से प्रश्न पूछती है? वो छोटे छोटे क्षेत्रीय दल, उनके लिए क्यों नहीं सख्त कानून लेके आती कि अगर जनता अगर सुचिता के साथ में अगर जनादेश नहीं दे रही है तो हम उसके साथ में नहीं जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह जी ने 12 फरवरी 2023 को त्रिपुरा में कहा कि अगर हम सरकार बनाएंगे तो 2 सिलेंडर हम प्रतिवर्ष फ्री देंगे। क्यों नहीं देश के अलग हिस्से के अंदर जहां चुनाव आता है तब ये घोषणाएं करते हैं, तब उन्हें ये रेवड़ियां नजर नहीं आती? और उससे पहले पूरे देश के अंदर आज 50 रुपए प्रति सिलेंडर पे उन्होंने वर्दी की है। फागोत्सव और रंगोत्सव का त्योहार आने जा रहा है, लोगों के रंग खराब कर दिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता घोषणा कर देते हैं। उससे पहले भी अमित शाह जी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में की। राष्ट्र के लिए इनका मुद्दा क्या है, राष्ट्र के लिए इनकी सोच क्या है? मेघालय में इनकी पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं कि आप बीफ खाइए और यहाँ पे अगर गाय का कोई नाम लेगा तो उसको मारेंगे। ये कैसी भारतीय जनता पार्टी जो क्षेत्रीय दलों के आधार पर तय करती है कि एक जगह हम अच्छा गाय का मांस परोसेंगे और दूसरी तरह गाय का कोई नाम लेगा, आदिवासियों के लिए अलग होता है और दूसरी तरह ये इनकी विभाजन की। आप कराएंगे, क्यों नहीं करते? उनकी अपनी कल्चर है, उनका अपना, वो जंगलों में रहते हैं, पत्ते लपेटते थे, वो लोग हैं। कब राजस्थान के भाजपा के अध्यक्ष कहेंगे कि कोई भी अगर बीफ खाएगा तो हमें ऐतराज नहीं होगा? अरे तो वो तो आदिवासियों का अलग काम है, तो आपने रिजर्वेशन क्यों दिया है? आदिवासियों को रिजर्वेशन क्यों देते हैं? ये तो आदिवासी की मूल भावना के खिलाफ बात है। क्या उनको तो दे दो, उनको मत दो। ये कोई आप कुछ कहेंगे, ये डिस्क्रिमिनेटिव नहीं है, कुछ कहेंगे, ये डिस्क्रिमिनेटिव नहीं है। राजनीति को छोड़िए, मुद्दों की राजनीति कीजिए, बिल्कुल। और देश की राजनीति आप ये राजस्थान में जो काम कर रहे हैं, संजय माधव जी,
ये तो कांग्रेस और बीजेपी है, आमने सामने है। अब लोकसभा चुनाव की बात कर लेते हैं, हालांकि ये परिणाम आ रहे हैं, बहुत कुछ ये बता रहे हैं। अब ये जो विधानसभा चुनाव के परिणाम लगातार आ रहे हैं, क्या कांग्रेस के साथ अब वामदल आगे भी जाएगा? केंद्रीय अगर चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव जब होते हैं, क्या विपक्ष एकजुट होगा? मेगा अभी जो आगे जो क्या होगा वो आगे वक्त बताएगा। जब चुनाव आएंगे तब उस समय क्या परिस्थितियां होंगी, उसमें फैसला पार्टी करेगी, केंद्रीय कमेटी। अभी जो साथी मनीष जी कह रहे हैं कि वो भाजपा ने जड़ें जमाई है, मोदी जी के जाने के बाद राष्ट्रवाद का उबाल आया है, तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि भाजपा ने वो जो प्रकल्पों वाले लोग नहीं है, जो प्रकल्प ये बताए थे उनके लोग नहीं है, पूरी की पूरी कांग्रेस को हजम किया है, वो वहां पर भाजपा बनाई है। तो ऐसी कैसी भाजपा बना रहे हैं ये जो दलों को आमंत्रित कर? पूरा का पूरा त्रिपुरा में आप पीछे जाएंगे बैक इतिहास में तो पूरी की पूरी कांग्रेस थी, वहां बीजेपी थी नहीं, बीजेपी का एक भी एमएलए नहीं था, बीजेपी बनी है कांग्रेस को हजम करके। तो ये राजनीति जो घृणित राजनीति जो कर रहे हैं पूरे देश में, सत्ता का, ईडी का, सीबीआई का, अभी आया सुप्रीम कोर्ट, आज ही आया आपके सामने, किस प्रकार से चुनाव है। कोई भी ऐसी संस्था, लोकतांत्रिक संस्था इन्होंने छोड़ी नहीं है जिसका दुरुपयोग नहीं किया। और बात करते हैं सिद्धांत की, है राष्ट्रवाद की है, आपके पास कहां सिद्धांत बचे हैं? इनके पास में सिवाय मोदी का नाम रखने के कोई नेता नहीं है किसी राज्य में, सिर्फ मोदी मोदी। पहले कांग्रेस को आरोप लगाते थे कि परिवार की राजनीति करती है, गांधी पर। अभी इनके पास में भी मनीष जी जैसे पढ़े लिखे लोग हैं, ये भी मनीष जी जैसे लोग भी, पढ़े लिखे लोग भी आज जो है सिर्फ मोदी मोदी नाम लेकर मतलब गिरावट की कोई सीमा होती है, गिरावट नहीं है, मतलब कोई आप समझिए सिद्धांत ही है। सिर्फ व्यक्ति, मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता है और राष्ट्रवाद के प्रहरी हैं। अरे राष्ट्रवाद के नुमाइंदे हैं, राष्ट्रवाद पूरे देश में मोदी जी का कोई नेता नहीं आपके पास है। क्या संसार में इस प्रकार की राजनीति ये लोग कर रहे हैं, गिरावट का भी कोई सीमा होती है। आप समझिए, व्यक्तियों के आधार पर मोदी जी ने पूरे संसार में भारत का नाम, अब आप योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को बना दिया है, कांग्रेस को भारत में ठीक था, गांधी परिवार करना पड़ेगा, आप आगे बात बढ़ानी पड़ेगी, मोदी अमित शाह से आगे करना पड़ेगा। कोई राज्य में मुख्यमंत्री नहीं है, राष्ट्रवाद की आरसी चौधरी जी, संसदीय प्रणाली में आप जो है वोट मांग रहे हैं मोदी के नाम पर। मोदी की बात होती है, माधव जी कह रहे हैं कि बीजेपी तो नेता पर चलती है और वो मोदी है, मोदी का नाम लेके चलती है। मोदी जो है वो रैली करते हैं, प्रदर्शन के लिए पहुंचते हैं, वहां जनता को संबोधित करते हैं। आपके कौन से राष्ट्रीय नेता पहुंचे त्रिपुरा, कौन से नेता पहुंचे नागालैंड? देखिए मैं कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिवादी पार्टी हो चुकी है, ये भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करती है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता जिनका जिक्र करते हैं, उन्होंने खुद ने अपनी खुद की पार्लियामेंट्री जो बोर्ड की मीटिंग थी उसमें कहा कि अब मोदी का चेहरे के आधार पे आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे, आपको जनता के मुद्दों की चर्चा करनी होगी। जेपी नड्डा जी ने कहा कि 60% जनता की सुनिए और 40% अपनी बातें कीजिए। ये प्रभाव पड़ा राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से। तमाम जो लोग जुड़े, उन्होंने कहा कि जन की बातें सुननी होगी, मन की बातें बंद करनी होगी। और उसका नतीजा ये हुआ कि पार्टी के जो 2 शीर्ष नेता उन्होंने ये किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी पहुंच जाते हैं। निश्चित रूप से मोदी जी के अलावा कांग्रेस के जो भी नेता पहुंचे, उन पे किस प्रकार से प्राणघातक हमले हुए, किस प्रकार से हम चुनाव आयोग के सामने पहुंचे थे। पूरी वहां पे डबल इंजन की सरकार दूसरे दलों के लिए ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई, क्योंकि जब आप हिस्सा पे उतर जाते हैं। ये था कि आपके कौन से राष्ट्रीय नेता जाता है, और अगर जाएंगे तो मोटिवेशन तो कार्यकर्ता को ही मिलेगा ना, राष्ट्रीय नेता तो लोकल बनने जा रहे हैं बेचारे, पहुंचेगा। मेगा, मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं कि निश्चित रूप से अपने नेता को पाकर हर कार्यकर्ता अपने बीच में सुखद महसूस करता है। हमारे जो राष्ट्रीय जो प्रभारी हैं वहां पे अजय रॉय हैं और जितने भी जो लोग थे वो वहां पे रहे और उनके बीच में वो गए भी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो हमला हुआ, उस हमले के बाद में क्या चुनाव आयोग ने, क्या सत्तारूढ़ दल ने आश्वस्त किया कि किसी भी नेता पे हम प्राणघातक हमला नहीं होने देंगे। मानते हैं कि नहीं मानते? ब्रह्मपुत्र में डुबकी क्यों नहीं लगाई? ये जो गंगा में डुबकी लगाने वाले लोग थे, वो ब्रह्मपुत्र में डुबकी नहीं लगा सकते थे? जो मंदिर में जनेऊ पहन के जा रहे थे वो नहीं जा सकते थे वहां? कहते हम ये करेंगे। बड़ी बात यह है मेघा, मैं यही कह रहा हूँ, राष्ट्रीय नेता की बात हो रही है, त्रिपुरा में त्रिपुरा के नेता है, मेघालय में मेघालय के नेता है, लोकल से कंसर्न ही नहीं है, आप ये कोई वो लोकलाइज होने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल आप देखिए, जब आरसी चौधरी जी जब सवाल उठ रहे हैं तो बात यही है कि शायद और आपको मेहनत करने की जरूरत है, कांग्रेस उतना सीरियस नहीं ले रही थी, क्या ये माने? मेगा जो नतीजे हैं उनके ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मेघालय को ले लीजिए,
मेघालय में लोकसभा का चुनाव हुआ, सत्ता वहां पे भारतीय जनता पार्टी की थी। लोकसभा के अंदर 48.67% कांग्रेस को वोट मिला, बीजेपी को वोट मिला 7.9%। ये 2018 की बात 2019 के लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं। 2018 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने मेघालय के अंदर सरकार बनाई, 2 सीटें आई थी और गठबंधन के साथ में। 21 जो सीटें थी वो कांग्रेस ठीक की है। आई थी सबसे ज्यादा। जी जी, उसके बावजूद नहीं बना पाई। बावजूद इसलिए नहीं बना पाई। 2 जब सीटें आती है तो बीजेपी बना लेती है, 21 सीटें आती है कांग्रेस नहीं बना पाती है। क्यों? तो खुशी की बात है। क्यों? आप क्या इसलिए लोकतंत्र में इसलिए नहीं तारीफ बना कर रहे पाती, हैं इसलिए नहीं बना पाती कि जनता का जनादेश अगर किसी साथ में था जो गठबंधन के तौर पर अलग अलग लड़े थे, क्या भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में रह के वे अपने मूल्यों की राजनीति नहीं करनी चाहिए थी? क्यों नहीं की भारतीय जनता पार्टी? जब वहां की जनता ने नकार दिया, जब लोकसभा में 7% हो रहे हैं, तो ये दुनिया की सबसे मजबूत पार्टी कह रहे हैं। हमने चाइना से चंदा नहीं लिया है। से झूले आप समझिए, चाइना को जमीन दी, अरुणाचल प्रदेश में आपने जो भ्रम फैलाने की कोशिश करी उसको नंगा कर दिया। तुम्हारे सांसद हैं वहां पे, उन्होंने कहा बीजेपी ने क्या बताया? सैनिक ने क्या बताया? बीजेपी ने 2000 आपने चाइना से युद्ध के बारे में गलतफहमी फैलाई, आपने चाइना से निर्यात के बारे में गलतफहमी फैलाई, आपने सार्क सम्मेलन में ये बात करी, उस समय चाइना का साथ दिया और उसके कारण से वहां पर चर्चा ये आगे भी जारी